बिहार को नया चिराग मिल गया है। एनडीए जिसको लेकर बेहद उत्साहित है और चिराग पासवान हाजीपुर से टिकट पाने के बाद अपनी पार्टी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चिराग पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू चित्रा जी। तो चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे हाजीपुर में। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सामने से आते हैं। मुझे बस इतना पता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, तो उसमें भी औपचारिक मोहर पार्टी की तरफ से भी लग गई है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे बस इतना पता है कि एनडीए का प्रत्याशी मैं होऊंगा हाजीपुर से। चाचा सामने रहेंगे तो मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा रहेगा? मैं चित्रा जी नहीं घबराता किसी चुनौतियों से, और पिछले 2.5-3 साल मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं उनसे डरता घबराता तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं। तो एक और चुनौती के तौर पर एकदम स्वागत करूंगा। मैंने कहा बिहार को नया चिराग मिल गया है, वो इसीलिए क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने एक नए चिराग पासवान को देखा है बिहार के भीतर, जिसने खूब संघर्ष किया और आखिरकार आपकी जीत हुई। तो नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने की वजह से ये जीत हासिल हुई है? पारस जी की चमक आपने फीकी कर दी? मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से, मुझे लगता है शायद मैं कभी जिंदगी भर मैं उसको कभी शब्दों में या भावनाओं में मैं उसको व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि शायद प्रधानमंत्री जी भी कभी इससे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैंने मेरे प्रधानमंत्री को जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझे उस दिन गले लगाया एनडीए के जब 25 साल की वो बैठक थी, ये रिश्ता मेरा रहा है मेरे प्रधानमंत्री से। और इसीलिए ये हनुमान वाला भी जब पूरा वो आया, मैंने भी उसको डंके की चोट पे बोला, क्योंकि वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान हमेशा मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहा है। मैं इस गठबंधन में 2014 में भी जब हम लोग आए, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण मेरे प्रधानमंत्री जी ही थे। तो वो रिश्ता रहा है, और उन्होंने भी हमेशा वो प्यार, वो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर हमेशा दिया। क्योंकि बीच में एक समय ऐसा भी था कि जब लोग इसी हनुमान शब्द को ताने के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ, बड़ा हनुमान बना फिरता था, क्या कर लिया, ये भी मुझे कई बार कहा गया। बट उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे हमेशा व्यक्तिगत तौर पर वो सहारा दिया, वो संरक्षण दिया, और आज गठबंधन में वो सम्मान दिया। लेकिन आपने 2 बातों का जिक्र किया, बीच में ताना भी मिला इस वजह से, जब बंगला आपका खाली कराया गया और जब पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उस समय ताने मिलते थे। तो आपने शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री से, हनुमान मैं था और यहाँ पर आप किसी और को लिए जा रहे हैं। नहीं, उनसे शिकायत करने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी भावनाओं को समझा। मेरा उनसे सबसे करीबी रिश्ता मेरे जीवन के सबसे दुखद या सबसे व्यक्तिगत तौर पर कठिन समय में ये रिश्ता बना। जब पापा हॉस्पिटल में थे, दिन में 2-2 बार उनका फोन आता था। और मुझे लगता है कि जब ये दर्द या दुख के समय के जो रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गहरे रिश्ते बनते हैं। तो उस वक्त उनके साथ जो जुड़ा हुआ, तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझे उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, या मुझे उनको कुछ बताने की जरूरत है, या नाराजगी जाहिर करने की जरूरत है। मुझे हमेशा इतना धैर्य मुझ में जरूर था कि वो सही समय आने पर वो सही निर्णय लेंगे। सही समय कैसे आया चिराग पासवान से, अब मैं इस बारे में जानना चाहूंगी। बीजेपी के ऊपर आपने कौन सा जादू कर दिया कि 5 सीटों वाले आपके पशुपति पारस चाचा जी, उनको बिल्कुल दरकिनार करके और पूरी की पूरी सीटें आपको दे दी गई? कौन सा जादू किया है चिराग पासवान ने बीजेपी पर? मुझे लगता है मेहनत का कभी कोई पर्याय नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति मेहनत कर कर अपने आप को निखारता है, संघर्ष कर कर अपने आप को निखारता है, और जो आपने परिचय में भी, इंट्रोडक्शन में भी आपने बोला कि एक नए चिराग से, हकीकत है 2020 से पहले वाला चिराग बहुत अलग चिराग था। वो एक बेटा चिराग पासवान था, पर इन संघर्ष ने मुझे निखार कर मेरे अंदर नेतृत्व की वो क्षमता दी। इन 2.5-3 सालों में जो संघर्ष मेरा रहा, जिन कठिन परिस्थितियों से मैं, मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जूझते हुए, बिना थके, बिना हार माने, बिना लड़खड़ाए, बिना घबराए, सिर्फ हम लोग लड़ते रहे, बिना इस लालच के कि हमें क्या मिलने वाला। किसी को नहीं पता था कि जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, उस राह के अंत में है क्या, उस क्या मोड़ पे क्या मिलेगा हम लोग को, किसी को नहीं पता था। बट हाँ, सुखद पड़ाव तक हम लोग पहुंचे, इस बात की खुशी जरूर। लेकिन अंदर की बात आपको बतानी पड़ेगी बिहार के दर्शकों को कि आखिर क्या बातचीत हुई बीजेपी से, जिसके बाद चिराग पासवान को बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने और पशुपति पारस जैसे नेता को साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, मैं एज अ यंग पॉलिटिशियन ना, मैं बहुत सीखता हूँ। बचपन से मेरी आदत रही है, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करता हूँ। अटल जी कितनी खूबसूरती से, अच्छे से बोलते थे,
वो शब्दों को अपने अंदर लाने का मैं प्रयास करता हूँ। बात सुषमा घुमा जी रहे के हैं आप, जो नहीं, सवाल मैंने पूछा था बात घुमा रहे हैं आप। नहीं, मैं उसी का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने भाजपा से भी, एक छोटा दल होने के नाते मैं ये सीखता हूं जो रिसर्च ये लोग करते हैं। और आज मुझे भाजपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इनका रिसर्च, इनके डेटा, इनके स्टैट्स, इनका फीडबैक इतना स्ट्रांग है कि किसी को जाकर कोई इनको बता नहीं सकता और कोई इनको बहला नहीं सकता। आप धमकी भी तो दे रहे थे कि आपका जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ है, तो जब चिराग पासवान इस तरह का बयान देंगे तो उसके मतलब मायने तो निकाले जाएंगे। नहीं चित्रा जी, धमकी नहीं थी। और ये 15-20 दिन पहले की बात है। ये धमकी नहीं थी, ये मेरा वो लगाव मेरी बिहार की जनता के साथ है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही मुझे कहा जाता है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करता हूं, मैं कतई मैंने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। 2020 में भी ये बयान क्यों दिया फिर? मेरे अंदर ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है चित्रा जी, अपनी चीजों को लेकर, अपनी सोच को लेकर मैं इतना क्लियर हूं। 2020 में मुझे पता था कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। कोई गठबंधन, लोग बोलते हैं इसको ऑफर मिल रहा है, मैं ईमानदारी से बोलूं कोई मुझे ऑफर देता ही नहीं है, डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि पीएम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, ये उनके साथ रहेगा। बीच में माहौल तो पूरा बना दिया था आपने कि महागठबंधन से बड़े ऑफर मिले जा रहे हैं चिराग पासवान को, एनडीए वाले डर रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाया था आपके नेताओं ने मिलकर। मैंने चित्रा जी कतई कोई माहौल नहीं बनाया था। अगर आप देखेंगी, मैं खामोश हो गया था। मैंने 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने मैं आया ही नहीं था। आप आर्काइव्स निकाल के देख लें, 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने था ही नहीं, मैंने कोई एक बयान नहीं दिया। तो मैंने कभी, अच्छा मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि गठबंधन में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, तो मुझे इन सारी बातों की किस तरीके से बातचीत चल रही थी? अच्छा सुनिए, जिस दिन का आप जिक्र कर रही हैं वैशाली, हाँ। उससे पहले मेरी एक मुलाकात, एक राउंड की मुलाकात मेरी जेपी नड्डा जी से हो चुकी थी। और उस मुलाकात में भी अगर आप देखें जो तस्वीरें थी, बहुत खुश था मैं। ये तो प्यारी प्यारी बातें हो गई ना। मैं अंदर की बात जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने आपको क्यों चुना पशुपति पारस की बजाय? वो भी तब जब वो मंत्री थे, इतने दिग्गज मंत्री कैबिनेट में। मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ डू आई आंसर दिस कि बीजेपी ने मुझे क्यों चुना? मैं सिर्फ अपना काम करता रहा, मैं मेहनत करता रहा, और मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को वो मेहनत दिखी, वो प्रयास दिखे, वो संघर्ष दिखे, और लोगों का वो समर्थन मेरे संघर्ष को मिलता हुआ दिखा। संभवतः वही कारण होगा। तो अब जब चाचा जी की राह अलग हो गई है एक तरीके से, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो आपकी कोई बातचीत हुई? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी पशुपति पारस जी से आपकी? वेल आई डोंट इवन रिमेम्बर दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कभी उन्होंने फोन लिया ही नहीं। मुझे याद है जिस दिन पार्टी परिवार टूटा था, उस रात पूरी रात मॉम उनको फोन ट्राई करती रही। एक बार शायद वो फोन पर आए, मॉम बेहतर बता पाएंगे, एक बार शायद वो फोन पर आए, और मॉम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि आप एक बार आ जाइए घर, एक बार आ जाइए, सारी चीजें हम लोग मिलकर ठीक कर लेंगे, बस पार्टी परिवार मत तोड़िए, एक बार आप घर आ जाइए। पर वो दिन और आज का दिन है, ना वो कभी आए, ना कभी उन्होंने फोन किया। मगर उनको जो जो चाहिए होता, क्या वो दे देते चिराग पासवान? मैं चित्रा जी, मैं उस वक्त की भी बात बता रहा हूँ। शायद आपको वो पता नहीं, याद होगा कि नहीं, मैं टाइफॉइड में था, मेरे हाथ में कैंडुला बना हुआ था, मैं खुद कार ड्राइव करके मैं उनके घर पर गया था, और लगभग 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त मैं अपना सर्वोच्च निछावर करने ही गया था, आप ये मान लीजिए। मैं मॉम को, सिर्फ मॉम को घर पे बोल के गया था कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, मैं उनको पार्टी का अध्यक्ष देने जा रहा हूँ, उनको मंत्री बनना है, मैं उनको देने जा रहा हूँ, मैं उनको सब देने जा रहा हूँ जो उनको चाहिए। बस इस परिवार को ना तोड़ें, इस पार्टी को ना तोड़ें। ये परिवार, ये पार्टी पापा का गुरु रहा है, उनका अभिमान रहा है। उन्होंने अपने जीते जी, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन काल में ये कठिनाइयां नहीं आई, उनके जीवन में भी ये सारी परेशानियां आई, पर उन्होंने सारी परिस्थितियों से लड़ा, पर उन्होंने कभी परिवार और पार्टी को टूटने नहीं दिया। मैं भी बस सिर्फ उनसे ये मिन्नतें करने गया था कि चाचा जी प्लीज परिवार और पार्टी को मत तोड़िए, जो आपको चाहिए आप सब। 2021 में आपकी आखिरी बार बातचीत हुई थी? 2021 में। उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई है। और अब जब उनकी कुर्सी चली गई, तो आप खुश हो रहे हैं या दुख है आपको? आप जानते हैं मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं, मैं कर्मा में भी उतना ही विश्वास रखता हूं। दूसरों के दुख पर जो खुश होता है, उसकी खुशी ज्यादा दिन रहती नहीं है। मैं कतई किसी दूसरे के कठिन समय को देखकर या विपरीत परिस्थितियों को देखकर मैं कतई उससे खुशी नहीं लेना चाहूंगा। बट हाँ, उतना ही गर्व, उतना ही गुरूर मुझे इस बात का है कि हम लोग अपने संघर्ष को एक सुखद पड़ाव तक ले आए। अगर इतना ही दूसरे का दर्द देखा जा रहा है, तो फिर हाजीपुर छोड़ देते आप चाचा के लिए। मैं क्यों? जमुई से आप 14 में जीते, उससे ज्यादा बड़ी मार्जिन से 19 में जीते, तो फिर हाजीपुर जाने की वजह क्या रही? यही ना कि हराना है चाचा नहीं, को, बिल्कुल उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं नाशुक्रा नहीं होता एक बेटे के नाते कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं छोड़ दूं? मेरी जिम्मेदारी एक पुत्र होने के नाते भी तो है चित्रा जी।
और मैं कम से कम उन जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास तो कर सकता हूं। जिस धरती को पापा ने अपनी मां माना था, मैं कम से कम इतना प्रयास, मैंने तो सिर्फ प्रयास ही किया ना, अंतोगत्वा फैसला तो मेरे हाथ में नहीं था चित्रा जी। फैसला तो गठबंधन के हाथों में था, क्यों किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। मैं क्यों प्रयास करना छोड़ देता? जिस धरती की सेवा पापा ने इतने सालों तक की, जिसकी वजह से पापा को आज देश दुनिया में तो जाना जा रहा है। पापा ने ही तो वो सीट आपके चाचा को दी थी ना, हाजीपुर। बिल्कुल। बट उस वक्त पापा थे, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने बस यही कहा कि मैं एक पुत्र की जिम्मेदारी निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पापा के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को, और मैं मानता हूं कि एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता पापा की सोच को, पापा की चिंताओं को, बस मैं उनको पूरा करना चाहता हूं। पशुपति पारस जी ने मंत्री पद छोड़ा है, लेकिन अभी तक एनडीए से अलग नहीं हुए, तो एनडीए में उनको बने रहना चाहिए या उनको दूसरी राह अख्तियार कर लेनी चाहिए? भतीजे की क्या है सलाह उनको? हु एम आई टू डिसाइड ऑन दिस? और वो उम्र में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मैं कतई कोई नहीं होता उनको किसी भी तरीके का सुझाव देने वाला। बट हाँ, उन्होंने इस बात को कई बार कई मंचों पर कहा है कि राजनीति में अपनी अंतिम सांस तक वो एनडीए के साथ वो रहेंगे। उन्होंने कई बार इस मंच को, हर मंच से इस बात को कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जब लक्ष्य दिया है 400 पार का, मुझे नहीं लगता कि उस लक्ष्य में वो स्वयं रोड़ा बनना चाहेंगे। जब उनके पास सीट ही नहीं होगी, वो लड़ेंगे कहां से? पूरी सीटें तो आपने ले ली, पांचों की पांचों। सो व्हाट डू आई डू इन? तो क्या एलजेपीआर चाहेगी कि चाचा को एक सीट दी जाए? मैं कौन होता हूँ चाहने वाला, और मैं कौन आप होता हूँ अध्यक्ष किसी को हैं। भी? अच्छा, मेरी पार्टी में से एक सीट उनको दी जाए? जब सारी आप उस हिस्से की, तो सारी सीटें आपको आ गई पर ना। मुझसे किसी ने कोई संपर्क ही नहीं साधा ना। अगर संपर्क साधते हैं तो मैं जरूर पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। एक भतीजे के तौर पर आपकी क्या चाह है? मैं भतीजे से ज्यादा माँ का पुत्र हूँ, जिन्होंने उस कठिन समय में, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, मेरी बहनों ने आंसू बहाए, मेरे भाई रोए हैं, मेरी फुआ जो कि उनकी अपनी सगी बहन है, उनको तकलीफें हुई हैं। मैं अकेले, मेरे लिए चित्रा जी, और इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा सहज नहीं होता हूँ ये सब चर्चा करने में, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, पारिवारिक विषय भी है।